नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक रियल एस्टेट वाली कंपनी। फिलहाल हम चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोई टेक्निकल चार्ट की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, ना कोई इंडिकेटर की यूज करने वाला हूं। केवल चार्ट लेवल पे देखने से ये लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस रही है, आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग इसका गिरावट का रहा है। और गिरावट का ट्रेंडिंग में केवल और केवल आज की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की रेंज की बात किया जाए तो करीब जुलाई के बाद मार्केट लगातार गिरावट ही देखने को मिला है, जबकि बीच बीच में कुछ प्रॉफिट भी बनी है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बना है, लोगों ने खरीदारी भी किया है, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जम के नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट में उस तरह की रेस देखने को नजर नहीं आई है। फिलहाल अभी एक महीने की ग्राफ को देखेंगे, वही अंदाजा कहता है कि यहाँ पे लगातार निवेशकों ने बिकवाली करके चले हैं। कंपनी है कह सकते हैं ओमेक्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जो दिल्ली एनसीआर बेस्ड एक बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे कहती है कि 150 140 ईयर के एक्सपीरियंस की बात कहती है। वर्ल्ड टूर में फर्स्ट शॉपिंग सिटी की बात कहती है। इसके अलावा इनके अपार्टमेंट हों या बाकी चीज़ों को लेकर कंपनी कामकाज करती है। कंपनी कहती है कि इनके पास 37 साल का सस्टेन्ड ग्रोथ एंड इनोवेशन की बात कहती है। कंपनी 1987 में बनी थी, प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास रियल एस्टेट सर्विस फॉर द प्रोवाइडिंग। और इनकी यदि बात किया जाए डिलीवरी एरिया को लेकर, तो 12.62 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो डिलीवर्ड कर चुका है। आज भी यहाँ पे इन कंपनी में रियल एस्टेट की कुछ कंपनियां ऐसी रही दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया और कुछ दिक्कतों की वजह से कई बार कुछ ज़्यादा बना लिया, कई बार कुछ ज़्यादा निवेशकों से पैसे ले लिए, रियल निवेशकों से। बाद में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में जो थोड़ा बहुत दिल्ली एनसीआर के जितने भी कंपनी थे, अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ी देखने को मिला। फिलहाल उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखा गया कि इनके अलग अलग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें या लुधियाना की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, अलग अलग सिटी को कंपनी के पास अवार्ड भी मिला था कंपनी की। यदि हम कुछ और पहलू को देखें तो लेटेस्ट आर्टिकल उन्होंने कंपनी ने रखा था, और इनके लेटेस्ट अपडेट ये सब चीज़ें कंपनी की वेबसाइट्स पे चलती नजर आती है। हम बाकी में नहीं जाते। यहाँ पे देखा गया कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इनके पास अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रही, जहाँ पे द लेक से लेकर के ओमेक्स प्लॉट की बात किया जाए, एम्ब्रोसियास की बात किया जाए, ये सब इनकी प्रोजेक्ट के बेस में शामिल है। इसके अलावा इनके पास न्यू चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ, फरीदाबाद, इसके बाद बहादुरगढ़, वृंदावन, गुड़गांव और नोएडा। इसके अलावा काफ़ी सारी सिटीज़ में उन्होंने और भी प्रोजेक्ट किया, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा हो। मैंने पहले कहा कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा कामकाज किया है इन कंपनी ने। इंदौर हो, पटियाला हो, सोनीपत हो, इसके अलावा यमुना नगर हो, चाहे रुद्रपुर हो, रतलाम्स हो, भिवांडीज हो, तो कुछ ज़्यादातर लोकेशन यहाँ पे, पलवल हो, रोहतक हो, ये ज़्यादातर लोकेशन दिल्ली एनसीआर से सटी और दिल्ली एनसीआर के आसपास की बातें वो शामिल करती है। हम इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कंपनी को लेकर के। उसमें एक हमारे प्यारे व्यूअर ने कहा था कि एक बार देखने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो चलिए हम देखने की ज़रूरत करते हैं आखिर क्या चीज़ें हैं कंपनी। इसमें सबसे बड़ी बात की मैं चर्चा करूं तो कंपनी में यदि आप इनमें देखते हैं बैलेंस शीट को खोल करके, मैं बहुत डीपली में नहीं जाऊंगा आज, तो यहाँ पे कंपनी में लायबिलिटीज काफी ज्यादा दर्ज करती है। और इस लायबिलिटी के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो समझ में आता है कि इन्वेंट्रीज इनके पास काफी ज्यादा पड़ी हुई है। मतलब जो कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री बनाई वो बिका नहीं, और बिका नहीं तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में होगी, ऐसी बातें हैं, क्योंकि रेडी टू मूव नहीं होगी। जिसकी वजह से प्रोजेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा चालू किया, जिसकी वजह से कंपनी ने काफ़ी सारा लोन भी ले लिया, और लोन के प्रति इंटरेस्ट भी लगातार पे आउट करती रही होगी, और मार्केट में इनकी बिकवाली नहीं हुई। अलग अलग विजन हो सकते हैं, अलग अलग प्राइसिंग को लेकर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं इनकी प्राइसिंग को देखा तो बुक वैल्यू के मुताबिक स्टॉक की प्राइस में करीब 1700% से ज़्यादा की मूव कर चुका है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक में जो पी स्टॉक की पी हो काफ़ी ज़्यादा है। सोचने वाली बात है, जहां 32 रुपये से ज़्यादा कंपनी नुकसान बुक कर रही है, वहां पे भी स्टॉक की प्राइस 90 रुपये लोग खरीदने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो 18 करोड़ 30 लाख के शेयर हैं, उसकी वजह से मार्केट कैप करीब 1653 करोड़ के आसपास क्रिएट करती है। आरओई आरओसी दोनों नेगेटिव बात कहती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हायर से लोअर की तरफ लगातार इसके ट्रेंड बनती जा रही है, जबकि 78 रुपये इसकी सपोर्टिंग लाइन नीचे के लिए है।
और यदि वहां से भी गिरावट देखने को मिलती है तो शायद वहां के बाद मार्केट रुकने के कोई नाम नहीं लेती है। लेकिन हमेशा एक बात कहता हूं और बात यह है, ट्रेंड को हमेशा देखना चाहिए, ट्रेंड को समझना चाहिए, क्योंकि जब नदी कोई बहती है ना तो उसको धारा को रोकने के लिए या तो डैम बनाना पड़ेगा, और डैम बनाने के लिए एक आम निवेशकों के पास वो कैपेसिटी नहीं है जो मार्केट को डैम की तरह रोक करके उसको स्थिरता क्रिएट करे या वहां से बाउंस बैक करे। यहाँ पे कंपनी में आज भी देखिए डेट टू इक्विटी के मामला काफी ज्यादा है, 7.49 का आंकड़ा कहती है, करंट रेशियो के नंबर भी 0.97 का आंकड़ा कहती है। और जो कंपनी है नेट इनकम मार्जिन में जो प्रॉफिट हो रही थी वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट की बात कहती है, करीब 31% ज्यादा कंपनी नुकसान में ही है, जबकि मार्केट में इनकी आउटस्टैंडिंग ज्यादा पड़ी नहीं, 18% पड़ी है। लेकिन रियल एस्टेट के बिजनेस में 18% भी आउटस्टैंडिंग पड़ी है, अर्थात बहुत ज्यादा पड़ी है। क्यों पड़ी है उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। कारण ये है, जब कोई अपनी फ्लैट लेता है या लैंड लेता है तो पैसे देते हैं, या तो वो बैंक लोन लेके देते हैं या पैसे जहां से होता तब तो उनको पोजीशंस क्रिएट करती है, या तो उन्होंने पोजीशंस नहीं दिया पैसे लेकर के, ऐसी बातें शामिल हो सकता है। इसको लेकर के कुछ और परत को देखिए, यदि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक जो अच्छी खासी टर्नओवर थी पहले 2000 करोड़ के आसपास 2013 में आसपास वहीं पे आके टिकने की कोशिश कर रही है, जबकि इनका ऑपरेशन से ही पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में जबकि रिसेशन देखने को मिला है 2021 के बाद, कोविड के बाद जो हाई राइज बिल्डिंगें थी वो बिकना थोड़ा सा कम पड़ गया, धीरे धीरे मार्केट सुधारने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक कुछ कंपनियों की उभरा नहीं, जिसमें कि एक नाम इनका भी शामिल है ओमैक्स लिमिटेड को लेकर के। और इसमें देखा गया कि मार्केट में इनकी जो खर्चे थी वो लगातार बढ़ती गई, लेकिन उस हिसाब से कारोबार नहीं बढ़ी, जबकि इंटरेस्ट की पार्ट आज भी 156 करोड़ 158 करोड़ तक लास्ट 12 महीने में पे कर रही है कंपनी। यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक सेल्स तो लगातार बढ़ाती जा रही है कंपनी, लेकिन इस बढ़ाती हुई सेल्स में अभी भी डिमेरिट क्या है, तो इनके खर्चे ज्यादा पड़ रहे हैं। यदि ऑपरेशन से ही ऐसा डिमेरिट है, या तो उनके पास खर्च क्या है, क्या मटेरियल को लेकर कॉस्ट की बात हो रही है, क्या इनके एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर खर्चे की बात करें, क्या लेबर कॉस्ट को लेकर, तो काफी सारे दिक्कतें हो सकती है। लेकिन इनको लेकर के यदि हम एक पहलू देखें एक्सपेंसेस को लेकर, तो ये कहती है कि इनके पास सबसे ज्यादा यदि खर्च है तो मटेरियल कॉस्ट को लेकर कहती है, जहाँ पे 147% तक की बातें कहती है। अब ये मुझे समझने है कि शायद 147% बढ़ गई उस कॉस्ट में या 147% हो गया, पता नहीं। जो भी डेटाबेस एम्प्लॉय कॉस्ट की बात तो ज्यादा नहीं कहती, लेकिन कंपनी में अल्टीमेटली नुकसान कहाँ से, ऑपरेशन से आ रही है। ऑपरेशन से आती हुई नुकसान की ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो आज भी सेल्स लगातार बढ़ा रही है कंपनी, लेकिन टिकाऊ नहीं है, प्रॉफिट टिकाऊ नहीं हो पाती है, जबकि स्टॉक प्राइस की सीजीआर में भी टिकाऊ नहीं है, वो भी डिक्लाइन कर रही है कंपेयरिंग टू द प्रॉफिट के रेशियो। रिटर्न इक्विटी इनको लगातार सपोर्टिंग के बजाय इनकी पैर खींचने में लगा हुआ है। और साथ में यदि हम देखें पेयर्स के मुकाबले कंपेयर करके, तो जो डीएलएफ हो, माइक्रोटेक्स कंपनी हो, ओवराइज रियल्टी जैसे कंपनी शामिल है, उसमें कुछ कंपनी यहाँ पे निवेशकों का भीड़ तो काफी ज्यादा है। पर यदि हम नेट इनकम सोर्स की तरफ चलें तो कुछ डेटाबेस हमने लिया है सभी कंपनी को लेकर के, देखिए हमने कुछ डेटाबेस यहाँ से कैलकुलेट करके लिया। ओमेक्स की बात करें तो ओमेक्स यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट डालती है 31% की, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें करीब 43% तक की वृद्धि देखी गई, जिसका नाम ओबराय रियल्टी, जो आजकल मार्केट में आज भी सस्ते रेटों में देखने को मिला। अभी भी ओबराय के अंदर काफी ज्यादा गैपिंग है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, कंपेयरिंग टू द नेट इनकम मार्जिन। इसके अलावा मार्केट की उधार फंसी हुई पैसों को लेकर भी कंपेयर किया गया, तो यहां तो 57% के आसपास आंकड़ा देती है, लेकिन यहां पे केवल 5% की उधार की बात कहती है। मतलब उनका ये दोनों फैक्टर जो है उनको सपोर्टिंग देती है, साथ में आउटस्टैंडिंग पार्ट केवल 2% के आसपास रखती है। इन सभी कंपनियों में यदि कंपेरेटिव डेटा करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो ओबराय रियल्टी है उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी आज भी अच्छे लेवल पे क्रिएट हो सकते हैं। जबकि निवेशकों कंटेस्ट में हमने रिस्क फैक्टर को देखा तो इस कंपनी में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा की बात नहीं कहती है, पेएबल की बात बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए कहती है। बैलेंस शीट हमने पहले कहा कि यहाँ पे कंपनी में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज की मात्रा काफी ज्यादा बनती नजर आती है, जहाँ पे चाहे एडवांस एंड फॉर कस्टमर अदर लायबिलिटीज की बात किया जाए, नॉन
और जो कि इसमें ट्रेड पेबल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा की बात नहीं करें, लेकिन जो अदर लायबिलिटी आइटम्स हैं उसमें करीब 12,000 करोड़ कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है। इन्वेंट्री जिनके पास आज भी भरे पड़े हैं, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, यदि ये इन्वेंट्री बिक जाए तो फिर मार्केट में क्या होगा, नुकसान या फायदा के साथ मार्केट में स्थिरता आ सकती है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट इतने जल्दी बिकते नहीं है। लेकिन आज भी निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि कंपनी भले ही उतार चढ़ाव के बीच में चलता हो, कंपनी में FIDI की भूमिका आज भी दर्ज करती है, जो कि 7% से लेकर के 2% तक की DI की भूमिका है, जिसमें DI में LIC की पोजिशन उन्होंने बना के रखा है 2.5% के आसपास, 2.25% के आसपास। आम पब्लिक की होल्डिंग में 16% में एक नया नाम देखने को मिलता है, ये क्या सुपर इन्वेस्टर है। इनकी चर्चा किया है तो ये कह सकते हैं कि इनके पास एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे अलग अलग कंपनियों में होल्डिंग बना के रखती है। इनको आज भी लगता है काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे FIDI की भूमिका भी रही बनी बनाई रखती है। आम पब्लिक के पास कह सकते हैं कि 40 से लेकर 50,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, और साथ में रिस्क फैक्टर के मुताबिक जो रिटर्न फैक्टर हैं वो थोड़ा सा कम आंकड़ा देती है, खास करके इंप्रूविंग द डेटर्स डे अच्छी खासी बात है, रिस्पेक्टिंग अच्छी खासी रिटर्न की बात कहती है। डेट्स को लेकर काफी कम कर रही है, लेकिन तब भी इंटरेस्ट की बड़े इनको सता रही है, जो कि थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट को लेकर हमने पहले कहा। इसके अलावा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इनको सताने में काज करती है। बुक वैल्यू भले ही 1700% हो या 20,000% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि मार्केट में कामकाज हो, डिमांड हो प्रोडक्टिविटीज को लेकर, तो काफी अच्छा कामकाज हो सकता है। फिलहाल सेंटिमेंटल में देखा गया, कंपनी आज भी नई नई कंपनी को जन्म देती जा रही है, और यही कंपनी ने यह अपडेट दिया जहां अभी 2 कंपनी को लेकर के एक नई सब्सिडी कंपनी बनाए हैं, जिसको लेकर के हम कामकाज करने की कोशिश करेंगे। जहां पे कंपनी करेगी, एक कंपनी बनाई है, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी के तौर पे ओमैक्स लिमिटेड के तौर पे इनकी जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने कंपनी बनाई, और कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में डेवलपमेंट करेगी काम, ये भी काम करेगी। तो ये आगे चल करके इन दोनों कंपनियों को लेकर के, जहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये 1 लाख इक्विटी शेयर का 100% की होल्डिंग है इसकी। नेक्स्ट 10 टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, और ये 2 कंपनी को 2 प्रोजेक्ट शायद और चालू कर रही होगी, या कुछ और प्लान करने की कोशिश में लगी होगी। इससे क्या होगा, इनके पास और फंड आ जाएंगे, क्योंकि वो वहां भी लोन लेगी, फिर उस लोन से कुछ करने की कोशिश करेगी। हो सकता है लोन लेकर यहाँ कुछ सेटलमेंट करे या कुछ आंकड़ा दर्ज करे, निकल के आए। इसके अलावा कुछ और पहलू को देखा जाए तो यहाँ मार्केट में फिलहाल के लिए जो ट्रेंडिंग रहा है पिछले कुछ दिनों की बेसिस पे, तो मार्केट ट्रेंडिंग लगातार डिक्लाइन करती है, लेकिन कई बार मार्केट सस्टेन करने की कोशिश में भी लगी रहती है। इसलिए ट्रेंडिंग को पकड़ना चाहिए, ट्रेंडिंग के मुताबिक ही अपने डिसीजन और कैलकुलेशंस की तरफ देखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी में कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया, Q1Q डेटा बेसिस पे पूरा लगातार ऑपरेटिंग से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में गिरावट देखने को मिला। कंपैरिजन विद द स्टॉक परफॉर्मेंस, पिछले 10 सालों से इसके स्टॉक परफॉर्मेंस में कोई भी बड़ी हलचल देखने को नजर नहीं आई। तो मार्केट इनका लगातार क्या कर रही है, डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है, और ऊपर जाती है फिर मार्केट में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगता है ऐसे कि केवल और केवल कुछ बड़े जो प्लेयर हैं अपनी पोजीशन लगातार एक पीरियड में आकर डिमांड बढ़ जाती है, और कुछ लोग पैसे बनाते हैं, और काफी लोगों के पैसे पॉकेट से निकल जाते हैं, क्योंकि एक तरफ लोग पैसे डालते हैं, दूसरी तरफ लोग पैसे निकालने के रहते हैं। इसलिए तो मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम चलती है, चाहे वो 10% सर्किट पे हो या 10% की लोअर सर्किट। एक सिंगल सी गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के, जो मौका मिले तो अपनी प्रॉफिट को धीरे धीरे बुक करते रहना चाहिए, और लॉस यदि ज्यादा होती हो, लॉस अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ज्यादा हो जाए, तो उसको लॉस को भी सेटलमेंट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए सेल का स्टॉप का यूज करना जरूरी है। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी प्रोडक्टिविटीज स्टॉक को लेकर कोई ट्रेडिंग की बात, कोई एडवाइजरी की बात नहीं शामिल है, ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट्स को लेकर के सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।